हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अगेन अवर यूट्यूब चैनल बूस्टर नर्सिंग कैरियर पॉइंट। आज की क्लास के अंदर हम बेहतरीन एमसीक्यू सेशन लेके आए हैं और ये सेशन आपके ईएसआईसी और नॉरसेट के लिए स्पेशल साबित होने वाला है। तो जल्दी से इस क्लास को देखना ना भूलिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा। आज की क्लास में कंबाइंड एमसीक्यू लिए गए हैं। कंबाइंड एमसीक्यू मींस सभी सब्जेक्ट के एमसीक्यू यहाँ पर डाले गए हैं और ये सारे एमसीक्यू से हम उससे रिलेटेड टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं। उससे पहले एक गुड न्यूज आपके लिए देने वाला हूँ। अपनी कोचिंग के अंदर एक न्यू बैच स्टार्ट किया गया है 20 तारीख से, जो अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसको ज्वाइन करने के लिए आप दिए गए कॉन्टेक्ट पर आप हमसे बात कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर पर। जल्दी से जुड़ जाइएगा अपने ऑफलाइन बैच के साथ में और जल्दी से कीजिए अपनी तैयारी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला एमसीक्यू। विच क्लासिफिकेशन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। एक ड्रग का क्लासिफिकेशन इसके अंदर दिया गया है, वो क्या कह रहा है कि कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है एक ड्रग का क्लासिफिकेशन। कौन सी कंडीशन में? हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी में। कौन सा क्लासिफिकेशन यहाँ पर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहता है? तो गाइस पहले तो समझ लीजिए कार्डियोमायोपैथी कौन सी कंडीशन होती है। कार्डियोमायोपैथी के अंदर जो हेड मसल्स है उसके अंदर प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। या तो हेड मसल्स का साइज कम हो जाता है या फिर ज्यादा होने की वजह से हेड का जो पंपिंग एक्शन है वो डिक्रीज हो जाता है। तो क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। इसी कंडीशन को हम बोलते हैं कार्डियोमायो। तो कार्डियोमायोपैथी आपका इसके कुछ टाइप्स होते हैं, जिसमें से इंपॉर्टेंट दो टाइप हैं आपके जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी और डायलेटेड कार्डियोमायो। हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी वो कंडीशन जिसके अंदर हार्ट मसल्स के अंदर क्या होने वाली है? मसल्स के अंदर हाइपरट्रॉफी होने वाली है। हाइपरट्रॉफी होने वाली है। हाइपरट्रॉफी होगी तो हार्ट की वॉल्स का साइज क्या होगा? वॉल्स का साइज इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से वेंट्रिकल्स का साइज कैसा होगा? वेंट्रिकल्स का साइज क्या हो जाएगा? साइज यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर वॉल्स का साइज बढ़ गया। वॉल्स इसकी क्या थी? पहले मान लीजिए इसकी वॉल्स एग्जांपल 10 की थी, अब 30 की हो गई, तो साइज किसका कम होगा? जो वहां पर चैम्बर है उसका साइज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी में आपको जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है वो कौन सी मिलती है? डायलेटेड, या हम बोल सकते हैं सिस्टोलिक या फिर डायस्टोलिक डायस्टोलिक डिसफंक्शन देखने को मिलता है। कौन सा डिसफंक्शन देखने को मिलेगा इसके अंदर? डायस्टोलिक डिसफंक्शन देखने को मिलेगा इसके अंदर, क्योंकि हेड का चेम्बर का साइज बढ़ गया है तो रैपिडली फिलिंग नहीं हो पाएगा, फिल अच्छे से नहीं हो पाएगा। इसको बोलते हैं हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायो। दूसरी कंडीशन है अपने पास, मैंने बताया था दूसरा टाइप बताया आपको, दूसरा बताया था डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी कौन सी कंडीशन होती है? डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। तो गाइस इसको सुनिएगा, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी वो कंडीशन जिसके अंदर हार्ट के जो चेम्बर का साइज है, चेम्बर का साइज क्या हो जाता है इसके अंदर? चेम्बर का साइज बढ़ जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। किसकी वजह से बढ़ा है? कि जो वॉल्स की थिकनेस है, वॉल्स की थिकनेस है, वो थिकनेस क्या हो जाती है? वॉल्स की कम हो जाती है। यानी कि जो वॉल्स हैं उनकी थिकनेस कम हो गई, और थिकनेस कम हो जाएगी तो चेम्बर का साइज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। चेम्बर की थिकनेस कम होने के कारण हाइट जो है वो पंप नहीं कर पाएगा, यानी कि इसके अंदर सिस्टोलिक डिसफंक्शन देखने को मिलता है। सिस्टोलिक डिसफंक्शन देखने को मिलता है। इसके अंदर सिस्टोलिक प्रॉब्लम रहेगी और हाइपरट्रॉफिक वाले में डायस्टोलिक प्रॉब्लम देखने को मिलती है। दोनों में मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा होता है? तो आंसर करना है आपको, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी मोस्ट कॉमन है, ये ज्यादातर देखने को मिलती है। तो अब यहाँ पर मैंने दोनों क्लासिफिकेशन बताए आपको जो इंपॉर्टेंट है, इनमें से आपको अब बताना है कौन सी क्लासिफिकेशन ड्रग है जो कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहती है।
पहला दिया गया इसके अंदर पॉजिटिव आइनोट्रोपिक, दूसरा वैसोडायलेटर, तीसरा डायूरेटिक्स और चौथा एंटी डिसअरिथमिक। तो चारों कंडीशन में आपको बताना है कौन सी ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहेगी। तो गाइज आपको ध्यान रखना है पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग्स है, इसके अंदर एक नाम डिजॉक्सिन। डिजॉक्सिन क्या करती है, आपकी पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग होती है। ये कैसी ड्रग है, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग है। क्या काम है इसका पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग का, ये क्या कराती है, ये फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन कराती है। क्या कराती है, ये फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन कराने का काम करती है। तो फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन होगा, आप देखिए यहाँ पर हाइपरट्रॉफी हो रखी है, यहाँ पर एक तो चेंबर के अंदर, किसमें, हाइट के अंदर हाइपरट्रॉफी हो रखी है, जिसकी वजह से चेंबर का साइज कम हो गया है। अब जैसे ही ये और ज्यादा फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन कराएगी, तो जिसकी वजह से जो थोड़ा सा ब्लड जा रहा था चेंबर से हमारे पल्मोनरी आर्टरी और आउटा के अंदर, वो क्या हो जाएगा, और ज्यादा कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, हमको क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम अराइज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हमने क्या बताया, ये फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाती है, जिसकी वजह से क्या होगा, चेंबर का साइज पहले से ही ऑलरेडी कम है, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ब्लड फ्लो और डिक्रीज हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ब्लड फ्लो और डिक्रीज हो जाएगा। इसलिए पॉजिटिव आइनोट्रोपिक्स क्या होती हैं, ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, इसलिए राइट आंसर ए होने वाला है। बी, सी एंड डी ये ऐसी ड्रग है, ये बेसोडाइलेटरी इफेक्ट है इसका, डायूरेटिक्स दी जाती है इन दी कंडीशन ऑफ, अगर हार्ट पे लोड ज्यादा बढ़ गया है, लोड ज्यादा बढ़ गया है, या फिर दूसरी कंडीशन कब दे सकते हैं डायूरेटिक्स, बॉडी में एडिमा है, उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए हम डायूरेटिक्स देते हैं। डिसअरिथमेटिक ड्रग एंटी डिसअरिथमेटिक होती हैं, वो डिसअरिथमिया को ट्रीट करने के लिए दी जाती हैं। ये ड्रग अकॉर्डिंग टू कंडीशन देते हैं, लेकिन ये ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं होती है। कौन सी कंडीशन में, इन दी कंडीशन ऑफ हाइपरट्रॉफिक हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, इसमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं होती है। कौन सी रहती है, ओनली पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहती है। तो गाइस मुझे लगता है कि आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, कौन सी ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। तो याद रखना पॉजिटिव आइनोट्रोपिक सारी की सारी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहती है। आ गए हैं अपने एमसीक्यू में, सेकंड एमसीक्यू पर। देखिए, अ क्लाइंट कन्फाइंड टू द नर्स दैट ही टेस्टेड पॉइजन इन हिज इवनिंग मील, दिस वुड बी एन एग्जांपल ऑफ व्हाट टाइप ऑफ हेलुसिनेशन, व्हाट टाइप ऑफ हेलुसिनेशन। यहाँ पर हेलुसिनेशन दिया गया है, एक हेलुसिनेशन का मतलब क्या है, फॉल्स परसेप्शन। गाइज आपने क्लास के अंदर पढ़ा है, साइकेट्रिक वाले सर से भी और मेरे से भी पढ़ा है आपने। हेलुसिनेशन अगर मिस इंटरप्रिटेशन हो जाए रियल स्टिमुलाई से, तो हम उसको तो बोलते हैं इल्यूजन, और दूसरा मैंने क्या बताया आपको, फॉल्स परसेप्शन होने लगा, उस कंडीशन को बोला जाएगा हेलुसिनेशन। तो हेलुसिनेशन यहाँ पर देखिए, पॉइजन अगर पेशेंट ऐसा देख रहा है यहाँ पर कि एक नर्स है, उसने टेस्ट किया है खाना, उसके अंदर क्या ऐड किया गया है, वो ऐसा सोच रहा है कि उसके अंदर पॉइजन ऐड किया गया है। तो ये जो हेलुसिनेशन है टेस्टेड से रिलेटेड है, टेस्ट से रिलेटेड है, स्वाद से रिलेटेड है। इस हेलुसिनेशन को किस नाम से जाना जाता है, ऑडिटरी हेलुसिनेशन। ऑडिटरी हेलुसिनेशन क्या होता है गाइस, ये फॉल्स परसेप्शन होता है, फॉल्स परसेप्शन, फॉल्स परसेप्शन रिलेटेड टू हियरिंग, हियरिंग से रिलेटेड, यानी कि उसको कुछ अलग अलग आवाज सुनाई दे रही है, जो कि रियल में ऐसा नहीं है, ऐसी कंडीशन है, तो उसको हम बोलते हैं ऑडिटरी हेलुसिनेशन। गैस्टेटरी हेलुसिनेशन कंडीशन, वो गैस्टेटरी ये है आपके टेस्ट से रिलेटेड, यानी कि इसमें फॉल्स परसेप्शन हो रहा है, किससे रिलेटेड, किससे रिलेटेड, टेस्ट से रिलेटेड, टेस्ट स्वाद से रिलेटेड, उसको हम बोलते हैं गैस्टेटरी हेलुसिनेशन। ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन ये है आपके फॉल्स परसेप्शन रिलेटेड टू स्मेल, स्मेल उसको ऐसी आ रही है जो कि अदर पर्सन को नहीं आ रही, उसको हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन। विसरल हेलुसिनेशन आपका विसरल ऑर्गन से रिलेटेड होता है, कोई स्पेशल टाइप ये नहीं है। तो गाइस ये हेलुसिनेशन है, इसमें तो
टेस्ट रिलेटेड आपका कौन सा था इसके अंदर? गैस्ट्रेटरी था, जो कि राइट आंसर होने वाला। ये तो आपका बहुत इजी एमसीक्यू था और आपको हो सकता है ये शायद आता होगा। तो चलिए नेक्स्ट चल रहे हैं अगले पार्ट एमसीक्यू पर। क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी से इसको रीड कीजिएगा और आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग वुड बी अबनॉर्मल इन ए पोस्टपार्टल वुमेन? पोस्टपार्टल वुमेन वो वुमेन है जो क्या कर चुकी है? बेबी को डिलीवर अभी कर चुकी है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? पोस्टपार्टल वुमेन या पोस्ट आफ्टर डिलीवरी या पोस्ट डिलीवरी बोल सकते हैं। इसके अंदर क्या देखने को मिल रहा है? एक अबनॉर्मल फाइंडिंग आपको सेलेक्ट करना। इसमें मतलब ऑप्शन में एक फाइंडिंग ऐसी है जो कि अबनॉर्मल है, उसको आपको सेलेक्ट करना है। पहला ऑप्शन है चिल्स शॉर्टली आफ्टर डिलीवरी। चिल्स शॉर्टली आफ्टर डिलीवरी, डिलीवरी के जस्ट बाद पेशेंट जो है वो वोमेन जो है वो चिल्स फील करती है। दूसरा, पल्स रेट ऑफ 60 बीट्स पर मिनट इन मॉर्निंग ऑन फर्स्ट पोस्ट डिलीवरी डे। तीसरा, यूरिनरी आउटपुट इज 3000 ml ऑन द सेकंड डे आफ्टर डिलीवरी। और चौथा, एन ओरल टेम्परेचर ऑफ एन 101 डिग्री फ़ारेनहाइट 101 डिग्री फ़ारेनहाइट 38.3 डिग्री सेल्सियस ऑन द थर्ड डे आफ्टर डिलीवरी। तो इसमें से राइट आंसर आपको सेलेक्ट करना है कौन सा होने वाला है। राइट आंसर आपको सेलेक्ट करना है कौन सा होने वाला है। चारों ऑप्शन मैंने आपको बता दिए हैं। तो जस्ट आफ्टर डिलीवरी आपको पता है। पहला ऑप्शन देखिएगा, चिल्स शॉर्टली आफ्टर डिलीवरी, बिल्कुल सही बात है। डिलीवरी के जस्ट बाद पेशेंट को क्या होता है? टेम्परेचर डिक्रीज होता है, वो चिल्स फील करता है, ठंड लगती है पेशेंट को। बिल्कुल सही है, ये अबनॉर्मल नहीं, ये नॉर्मल है। दूसरा है पल्स रेट ऑफ 60 बीट्स पर मिनट इन मॉर्निंग ऑन फर्स्ट डिलीवरी पोस्ट डिलीवरी डे, यानी कि डिलीवरी के एक दिन बाद जो पल्स रेट है वो 60 बीट पर मिनट देखने को मिलती है। बिल्कुल सही बात है। जो पल्स रेट है वो स्लाइटली डिक्रीज जाती है। क्यों जाती है, इसका कॉज क्या है, ये अभी तक अननोन है। कोई भी एग्जैक्ट कॉज इसका नहीं पता है। तीसरा, यूरिनरी आउटपुट ऑफ 3000 ml ऑन द सेकंड डे आफ्टर डिलीवरी। यूरिनरी आउटपुट 3000 डे आएगा डिलीवरी के दूसरे दिन, बिल्कुल सही बात है। जो फ्लूइड का रिटेंशन हो जाता है प्रेगनेंसी के अंदर, फ्लूइड वॉल्यूम, वो क्या होगा? धीरे धीरे बाहर आएगा। तो 2 से 3 लीटर 2 से 3 लीटर फ्लूइड बाहर आएगा उस दिन सेकंड डे, यानी कि 2000 ml से लेके 3000 ml तक आउटपुट बढ़ता है। तीसरा, एन ओरल टेम्परेचर ऑफ 101 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 38 डिग्री सेल्सियस ऑन थर्ड डे आफ्टर डिलीवरी। अरे फर्स्ट डे डिलीवरी टेम्परेचर बढ़ता है भैया, ये तो हमको पता है, लेकिन कितना बढ़ता है? फर्स्ट डे बढ़ेगा 104 से डाउन रहेगा, ऊपर नहीं जाएगा। 104 से बिलो रहेगा। 104 बोले तो सॉरी 104 नहीं, 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम रहेगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। उससे ज्यादा जा रहा है तो वो बताएगा इन्फेक्शन स्प्रेड हो रहा है। तो थर्ड डे तो ये टेम्परेचर और डाउन होना चाहिए, 100 से कम होना चाहिए थर्ड डे पर, लेकिन ये क्या बोल रहा है? 101 डिग्री फ़ारेनहाइट हो रहा है। जब जब टेम्परेचर 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाए, 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाए, तब तब कंडीशन समझ लेना ये कौन सी होने वाली है। ये इंडिकेट करेगी कि इसको क्या हो गया है, फीमेल को इन्फेक्शन हो गया है। और ऐसा नहीं देखने को मिलता है ज्यादा। ये अब नॉर्मल पोस्टपार्टल वुमेन के अंदर एक कंडीशन ऐसी है जो अब नॉर्मल हो रही है, डिजीज कंडीशन को बताने का काम कर रही है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन डी ऑप्शन राइट होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एमसीक्यू नंबर 4। A 6 month-old infant has been admitted to the emergency room with the febrile seizure। एक 6 महीने का बेबी है, उसको फेब्राइल सीजर आ रहा है, इसी को लेके उसको इमरजेंसी रूम में एडमिट किया गया है। इन द टीचिंग ऑफ द पेरेंट्स द नर्स स्टेट दैट, नर्स क्या कर रही है? पेरेंट्स को उसके बारे में बता रही है। तो नर्स एक ऑप्शन इसमें से क्या बताएगी? 4 ऑप्शन दिए गए, इन चारों में से बोल रही है कि एक ऑप्शन अपना सही है। एक ऑप्शन मतलब सही जानकारी कौन से में प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही है। नर्स क्या बताएगी पेरेंट्स को? पहला ऑप्शन है सस्टेन टेम्परेचर एलिवेशन ओवर 103 डिग्री फ़ारेनहाइट इज जनरली रिलेटेड टू फेब्राइल सीजर।
103 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर जाएगा तो फेब्राइल सीजर आएंगे, हो सकता है। दूसरा, फेब्राइल सीजर डू नॉट यूजुअली रीअकर, ये दोबारा नहीं आते। तीसरा, देयर इज अ लिटिल रिस्क ऑफ न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट एंड मेंटल रिटार्डेशन एज सीक्वल टू फेब्राइल सीजर। जब जब फेब्राइल सीजर होता है तो उसके अंदर न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट मेंटल रिटार्डेशन कम रहती है, लिटिल बिट रहती है। चौथा ऑप्शन है, फेब्राइल सीजर आर एसोसिएटेड विद डिजीज ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डिजीज के साथ में क्या है, ये इंक्लूड रहता है। तो चार ऑप्शन दिए गए, चारों में से सही ऑप्शन कौन सा है? तो देखिए पहला ऑप्शन दे रहा है यहाँ पर 103 डिग्री फ़ारेनहाइट। जब 103 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर जाएगा तभी फेब्राइल सीजर आएंगे, ऐसा नहीं है। राइट ऑप्शन क्या होगा, जब जब टेम्परेचर 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर जाएगा तब तब चांसेस रहेंगे किसके गाइस, फेब्राइल सीजर के। किसके? फेब्राइल सीजर के। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, जिसमें 103 रेंज दी गई थी, जो कि गलत है। 101 से ऊपर जाएगा तो फेब्राइल सीजर आ सकते हैं, सही है। दूसरा, फेब्राइल सीजर डू नॉट यूजुअली रीअकर, बिल्कुल गलत। टेम्परेचर हाई रहेगा, 101 से ऊपर रहेगा तो दोबारा से भी ये हो सकता है, इसलिए ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दो ऑप्शन गलत हो गए यहाँ पर। चौथा ऑप्शन, फेब्राइल सीजर आर एसोसिएटेड विद डिजीज ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऐसा भी गलत है। सीएनएस की डिजीज से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। तो अपना ऑप्शन बचा हुआ है सी, देयर इज अ लिटिल रिस्क ऑफ न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट। इसके अंदर न्यूरोलॉजिकल रिस्क और मेंटल रिटार्डेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं, लिटिल बिट होते हैं, ऐसा पेरेंट्स को टीच करना है। तो राइट आंसर जो होने वाला है वो कौन सा होने वाला है, सी इज द राइट आंसर। क्लियर गाइस, होप सो कि आपको ये क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 4, अ क्लाइंट डायग्नोज्ड विद बाइपोलर डिसऑर्डर कंटिन्यू टू बी हाइपर एक्टिव एंड टू बी लूज वेट। मतलब हाई बाइपोलर डिसऑर्डर है उसको, मैनिया है पर्सन को, हाइपर एक्टिव हो रहा है वो, वेट लॉस हो रहा है उसका कंटिन्यूअसली। तो उसमें विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन वुड बी मोस्ट थेराप्यूटिक फॉर हिम एट दिस टाइम। इसके लिए कौन सा न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन है वो करना है आपके लिए। पहला ऑप्शन, स्मॉल फ्रीक्वेंट फीडिंग टू द पेशेंट। दूसरा, ट्यूब फीडिंग विद न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट। तीसरा, अलाउइंग हिम टू ईट व्हेन एंड व्हाट ही वांट। चौथा, गिविंग हिम ए क्वाइट प्लेस वेयर ही कैन सिट डाउन टू ईट मील। तो चार ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा होने वाला है, जल्दी से कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में आंसर इसका। स्मॉल फ्रीक्वेंट फीडिंग ऑफ फूड्स दैट कैन बी कैरीड। हम उसको ऐसे फूड्स प्रोवाइड कराएंगे जिनको वो क्या कर सकता है, कम खाएगा, बार बार खाएगा फूड्स को। क्या खाएगा वो, स्मॉल फ्रीक्वेंट फीडिंग। मतलब फ्रीक्वेंट बोले तो जल्दी जल्दी फीडिंग कर सकता है फूड्स की, दैट कैन बी कैरीड, और वो अपने साथ में कैरी कर सकता है। यानी कि वो अपने खाने को अपने साथ कैरी करके घूम रहा है, ऐसा फूड आपको देना है। बिल्कुल, इसका मतलब है फिंगर फूड। कौन सा फूड है उसके पास, फिंगर फूड। फिंगर फूड उसको देने हैं जिसकी वजह से वो रास्ते में चलते चलते खा सके। दूसरा, ट्यूब फीडिंग विद न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, उसको ट्यूब फीडिंग कराएंगे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के लिए। बिल्कुल नहीं कराएंगे, क्योंकि ट्यूब को वो पर्सन रखेगा नहीं, बाइपोलर का है। तीसरा, अलाउइंग हिम टू ईट व्हेन एंड व्हाट ही वांट। अलाउ करेंगे जब आपको भूख लगे और जब आपकी इच्छा हो तो आप खा सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। ये पर्सन तो अपने गाने बजाने में मस्त रहेगा, खेल कूदने में मस्त रहेगा, दूसरों पे चिल्लाने में मस्त रहेगा, भूख से इसका कोई भी मतलब नहीं होगा, इसलिए इसका वेट लॉस होता रहता है। तो ऐसा भी नहीं करना है। और चौथा ऑप्शन है, गिविंग हिम ए क्वाइट प्लेस वेयर ही कैन सिट डाउन टू ईट मील। इसको एक क्वाइट प्लेस देंगे जहां पर बैठ के ये आराम से खाना खा सके, ऐसा भी नहीं है। इसको क्वाइट प्लेस ना दिया जाए क्योंकि ये चुपचाप से खाना नहीं खाएगा, चुपचाप से बैठेगा नहीं, कंसंट्रेट नहीं करा पाएगा ये खाने पर, इसलिए हम इसको कौन सा देते हैं, तो ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए, स्मॉल फ्रीक्वेंट फीडिंग देंगे, यानी कि इसको फिंगर फूड देंगे जो अपने रास्ते में चलते चलते भी ये खा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अ क्लाइंट विद बाइपोलर डिसऑर्डर, सेम बाइपोलर डिसऑर्डर से है, और क्या ले रहा है, टेकिंग लिथियम टेल द नर्स दैट ही हैज रिंगिंग इन हिज ईयर। वो बता रहा है कि मेरे कानों में घंटियां बज रही हैं, ब्लड विजन हो रहा है, डायरिया हो रहा है। नर्स नोटिस करती है कि स्लाइटली ट्रेमर हो रहे हैं उसके हाथ में,
उसका जो इस पैटर्न है स्पीच का वो स्लरिंग स्पीच हो रहा है, स्लर्ड स्पीच हो रहा है, ऐसी कंडीशन आपको दिखाई दे रही है तो इसमें नर्स का एप्रोप्रिएट एक्शन क्या होगा? पहला ऑप्शन एडमिनिस्टर स्टेट डोज ऑफ लिथियम एज नेसेसरी, उसको लिथियम की डोज देनी है उसको। दूसरा, रिकॉग्नाइज दिस एन एक्सपेक्टेड रेस्पॉन्स ऑफ लिथियम, ये नॉर्मल रेस्पॉन्स है लिथियम अगर चल रही है तो। तीसरा, रिक्वेस्ट एंड ऑर्डर फॉर ए स्टेट ब्लड लिथियम लेवल। और चौथा है गिव एन ओरल डोज ऑफ लिथियम एंटीडोट, लिथियम एंटीडोट देना है। चार ऑप्शन जल्दी से आंसर कर दीजिएगा। पहला ऑप्शन कह रहा है कि उसको क्या देना, लिथियम की डोज देनी है। तो ध्यान रख लीजिए गाइस, जब जब लिथियम चल रही है, लिथियम जब जब चलती है तो हम उसका थेराप्यूटिक लेवल चेक करते रहते हैं। क्या चेक करना है? थेराप्यूटिक लिथियम लेवल कितना होता है? थेराप्यूटिक लिथियम लेवल 0.8 से लेके 1.2 MEQ पर लीटर। कितना होता है? 0.8 से लेके MEQ पर लीटर होता है। अगर ये थेराप्यूटिक लेवल मोर देन 1.5 MEQ पर लीटर होने लगा, पर MEQ पर लीटर होने लगा, तो समझ लीजिए कि ये क्या हो गई, टॉक्सिसिटी हो रही है। किसकी? लिथियम की। टॉक्सिसिटी होने लगी लिथियम की, तो लिथियम को अब क्या करना पड़ेगा? बंद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बंद करना पड़ेगा। टॉक्सिसिटी के सिम्टम्स कौन से होते हैं? टॉक्सिसिटी के सिम्टम्स सारे के सारे ऊपर दिए गए हैं, देख लीजिए सारे के सारे। स्लर्ड स्पीच हो रही है पेशेंट की, ट्रेमर आ रहे हैं, डायरिया हो रहा है, ब्लड विजन हो रहा है, रिंगिंग सेंसेशन हो रहा है ईयर के अंदर, ये सारे के सारे टॉक्सिसिटी के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप लिथियम की डोज नहीं दे सकते। एक और स्टेट डोज नहीं दे सकते क्योंकि लिथियम के टॉक्सिसिटी हो रही है, दोबारा से तो देना ही नहीं है। ये एक्सपेक्टेड आउटकम नहीं है भैया, टॉक्सिसिटी वाले सिम्टम्स आ रहे हैं, नॉर्मल सिम्टम्स नहीं है। चौथा ऑप्शन है गिव एन ओरल डोज ऑफ लिथियम एंटीडोट। तो आपको पता है लिथियम का अगर तो कोई एंटीडोट ही नहीं है भैया, लिथियम के लिए तो सीधे डायलिसिस कराना पड़ता है आपको, एंटीडोट अभी तक प्रेजेंट नहीं है। सी ऑप्शन बचा आपका, टॉक्सिसिटी हो रही है तो जल्दी से ऑर्डर कर दीजिए स्टेट ब्लड लिथियम लेवल चेक कर लो भैया, जांच करा लो जल्दी से ब्लड लिथियम लेवल की। क्या करानी है आपको? टेस्टिंग करानी है। एक ऑर्डर फॉर एन स्टेट ब्लड लिथियम लेवल जल्दी से चेक करा लीजिए, कहीं टॉक्सिसिटी तो नहीं हो गई है। बिल्कुल सही है। होप सो गाइस ये आपको क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू के पास। A diagnosis of hepatitis C is confirmed by a male client's physician. This nurse, the nurse should be knowledgeable of the difference between hepatitis A, B and C. Which of the following are the characteristics of hepatitis C? कुछ ऑप्शन दिए गए हैं जो कि तीनों से रिलेटेड हैं, ए बी सी हेपेटाइटिस से। इसमें से एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स डाला गया है हेपेटाइटिस सी का, उसी को आपको क्या करना है? चूज करना है। तो जल्दी से बता दिए चार ऑप्शन को देख के कौन सा हेपेटाइटिस सी का एक करेक्ट ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है पोटेंशियल फॉर क्रॉनिक लिवर डिजीज मिनिमल, क्रॉनिक लिवर डिजीज इज मिनिमल, यानी कि जो क्रॉनिक लिवर डिजीज होती है वो पोटेंशियली डिक्रीज रहती है, मिनिमम रहती है। दूसरा, ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स इज एब्रप्ट, ऑनसेट ऑफ सिम्टम एब्रप्ट का मतलब सडनली आ रहे हैं। तीसरा, इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 26 वीक। चौथा, देयर इज एन इफेक्टिव वैक्सीन फॉर हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी। तो जल्दी से बता दीजिए। हेपेटाइटिस ए, हम बात कर रहे हैं किसकी? हेपेटाइटिस ए की। तो हेपेटाइटिस ए, हम वो कंडीशन के बारे में पढ़ रहे हैं, ये कंडीशन है आपकी हेपेटाइटिस ए है। इसका जो इंसिडेंस है वो कैसा होता है? एब्रप्ट होता है, एब्रप्ट होता है। हेपेटाइटिस सी का इंसिडेंस कैसा होता है? हेपेटाइटिस बी एंड सी का इंसिडेंस होता है इंसीडियस, इंसीडियस, क्योंकि ये बीमारी कैसी होती है? क्रॉनिक बीमारी होती है, जबकि हेपेटाइटिस ए और ई कैसी बीमारी है? ये एक्यूट प्रॉब्लम रहती हैं। कैसी रहती हैं? एक्यूट रहती हैं, तो ध्यान रखना है। दूसरा ऑप्शन कौन सा है? ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स इज एब्रप्ट, बिल्कुल गलत है। हेपेटाइटिस सी का कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसा नहीं है, ये कैसा है? इंसीडियस है। कैसा है ये? इंसीडियस होता है।
एब्रप्ट तो नहीं होता। पहला ऑप्शन कौन सा था, क्रोनिक लिवर डिजीज मिनिमल, इसकी वजह से क्रोनिक लिवर डिजीज मिनिमल रहती है, बिल्कुल नहीं। हेपेटाइटिस सी ऐसी कंडीशन है, हेपेटाइटिस सी एंड बी ऐसी कंडीशन जिसके अंदर क्रोनिक लिवर डिजीज कैसी रहेगी, मैक्सिमम रहेगी, बहुत ज्यादा के चांसेस रहते हैं। तो हेपेटाइटिस बी एंड सी दो ही तो ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर क्रोनिक लिवर डिजीज होती है, बाकी ए और ई के अंदर तो एक्यूट प्रॉब्लम देखने को मिलती है। नेक्स्ट तीसरा ऑप्शन अभी बताएंगे। चौथा देखिए, देयर इज एन इफेक्टिव वैक्सीन फॉर हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी। तो आपको गाइस ध्यान रखना है किसके बारे में, आपको ध्यान रखना है कि जो बी है हेपेटाइटिस बी, इस हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन तो प्रेजेंट है, हेपेटाइटिस बी की तो वैक्सीन है, बट हेपेटाइटिस सी की वैक्सीन नहीं है भैया, सी की वैक्सीन नहीं है। तो अपना चौथा ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। पहला गलत, दूसरा गलत, चौथा गलत, वह कौन सा गया, तीसरा। इंक्यूबेशन पीरियड इज 2 से 26 वीक, बिल्कुल सही बात। अगर हेपेटाइटिस ए है, कौन सा, ए हेपेटाइटिस है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना रहता है, अप टू 6 वीक तक रहता है, अप टू 6 वीक तक रहेगा। हेपेटाइटिस बी का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होगा, इसका रहेगा 6 से 20 वीक, 6 से 20 वीक तक देखने को मिलता है। हेपेटाइटिस सी का इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 24 वीक देखने को मिलेगा गाइस। तो ध्यान रखना है, यहाँ पर जो इंक्यूबेशन पीरियड दिया गया है वो किसका दिया गया है, वो किसका दिया गया है, हेपेटाइटिस सी का दिया गया है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। गाइस आपको समझ में आ रहा होगा, 2-3 एमसीक्यू और बचे हुए हैं, जल्दी से इसको क्लियर कर लेते हैं। और ये देखो कितना धमाकेदार एमसीक्यू आया है। हाइपोक्सिया इज द प्राइमरी प्रॉब्लम रिलेटेड टू नियर ड्राउनिंग विक्टिम, द फर्स्ट ऑर्गन दैट सस्टेन इरिवर्सिबल डैमेज आफ्टर सबमर्जन इन वाटर। यानी कि वाटर यानी कि पानी में डूबने के बाद में सबसे पहला ऑर्गन जो डैमेज होगा, सबमर्जन बोले तो हम किधर चले गए, पानी के अंदर, सबमर्जन चले गए वाटर के अंदर, इन वाटर। तो यहाँ पर वाटर के अंदर सबसे पहला ऑर्गन कौन सा डैमेज होगा, तो ध्यान रखना है ब्रेन सबसे पहले क्या होगा, डैमेज हो जाएगा। क्योंकि आफ्टर सबमर्जन ऑफ वाटर, आफ्टर सबमर्जन, आफ्टर सबमर्जन ब्रेन जो है, ब्रेन जो है वो 5 मिनट तक फंक्शनल रहता है। कितने मिनट तक, 5 मिनट तक फंक्शन, 4 से 6 मिनट है एवरेज, मैंने लिख दिया है, 5 मिनट तक फंक्शनल रहता है। दूसरा आपको ध्यान रखना है, आपका जो लिवर हुआ, आपका किडनी हुआ, आपका लिवर हुआ, किडनी हुआ और आपका हार्ट हुआ, ये सबमर्जन इन वाटर, वाटर में डूबने के बाद में कितनी देर तक सरवाइव हो सकते हैं, ये 30 मिनट तक सरवाइव रह सकते हैं, 30 मिनट तक काम कर सकते हैं, फंक्शनली प्रेजेंट होते हैं, ये फंक्शनली काम करते रहते हैं। तो ध्यान रखना है, कौन सा सबसे पहला पूछा गया था, सबसे पहला कौन सा, इरिवर्सिबल, वो भी जो कभी सही नहीं होगा, कौन सा होगा, ब्रेन होगा। क्योंकि गाइज आपको पता है ब्रेन एक ऐसा ऑर्गन है जो बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन है, सेंसिटिव टू O2, O2 के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, इसके लिए ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, अदरवाइज इसके सेल टिश्यू डैमेज होने। होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 डायबिटीज मेलाइटस से है, प्रेगनेंसी के अंदर गैस्ट्रेशनल डायबिटीज मेलाइटस से। देखिएगा, डायबिटीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रिक्वायर टाइट मेटाबॉलिक कंट्रोल ऑफ ग्लूकोज लेवल टू प्रिवेंट पेरीनेटल मोर्टालिटी। पेरीनेटल मोर्टालिटी के लिए क्या करना है, आपको ग्लूकोज कंट्रोल करना है, और वो भी टाइटली प्रेगनेंसी के अंदर, जिससे जो पेरीनेटल मोर्टालिटी ना हो, कम हो जाए, बच जाए उससे। When evaluating the pregnant client, the nurse know the recommended serum glucose range during pregnancy. सीरम ग्लूकोज रेंज कितनी होनी चाहिए प्रेगनेंसी में, बस यही पूछा गया, नॉर्मल ग्लूकोज की रेंज पूछी गई है गाइस। क्वेश्चन इतना बड़ा है लेकिन छुपा तो यही है, बस सीरम ग्लूकोज की नॉर्मल रेंज पूछी गई है प्रेगनेंसी में कितनी। पहला ऑप्शन 70 से 120, दूसरा 100 से 200 mg पर dl, तीसरा 40 से 130 और चौथा 90 से 200।
देखिए पहला ऑप्शन है उसी के अंदर आपको 70 से 120 दी गई है, पहला ऑप्शन ही यहाँ पर राइट है, दूसरा नहीं है क्योंकि दूसरे में 100 से 200 ये तो ज़्यादा हो रहा है भैया, 200 तक जा रही है। तीसरा 40 एमजी बहुत कम हो रहा है, हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है और चौथे में 200 एमजी हो रहा है, बहुत ज़्यादा हाइपरग्लाइसीमिया की तरफ जा रही है, इसलिए पहला ऑप्शन ही राइट ऑप्शन है। तो गाइस ये कुछ एमसीक्यू थे आपके लिए। थैंक यू क्लास, हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेशन के साथ में नेक्स्ट डे। थैंक यू।